हेलो इंजीनियर्स। आज हमारा डे 6 है और आज तारीख 28/7/2024 हो चुकी है। ये जो टास्क मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ ये 29 तारीख के लिए है, क्योंकि अब डेली नाइट में ही वीडियो अपलोड होंगी, ताकि सुबह से जो अपना शेड्यूल है वो रिशेड्यूल किया जा सके और फिर बहुत सारे टास्क जो हैं वो खुद के टास्क भी ऐड किए जा सकें। क्योंकि जो दिन में टास्क दिए जा रहे थे तो वो 9-10 बज जा रहे थे, उस वजह से क्या है कि टाइम मैनेज हो नहीं पा रहा था। तो मैंने ये सही टाइम समझा कि रात में अपलोड करो, उसके बाद फिर दिन में अपने हिसाब से इन टास्कों को अरेंज करो, उसके बाद अपने एक्स्ट्रा एडिशनल टास्क ऐड करके और अच्छे से एकदम पूरे दिन में टास्क कंप्लीट करने की कोशिश करिए। उसके तो आते हैं आज की वीडियो पे। तो आज हम लोग को टेक्निकल में क्या करना है, जो हमने आरसीसी और हाइड्रोलॉजी पढ़ा है इतने दिन से, उसका हमको रिवीजन करना है। प्लस कंक्रीट जो टेक्नोलॉजी हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट डे पे, उसका भी रिवीजन करना है। देखो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम लोग ये 777 रूल फॉलो कर रहे हैं। 777 रूल के हिसाब से हमको हर 7 डे में जो है चीज़ों का रिवीजन करना पड़ेगा। अगर हम लोग रिवीजन नहीं करेंगे तो चीज़ें नहीं बनेंगी और फिर वो चीज़ हम भूलते जाएंगे। वो हमको नहीं करना है, क्योंकि अगर भूलना ही है तो हमने पढ़ाई क्यों। तो इसलिए क्या है कि हमको भूलना नहीं है और उन चीज़ों को याद रखने के लिए बस यही एक तरीका है कि उनको हर 7 दिन में रिवीजन किया जाए। डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम पूरा सिलेबस पढ़े नहीं है अच्छे से। पूरा सिलेबस हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम डेली बेसिस पे रिवीजन करेंगे। उसके बाद फिर नॉन टेक में भी सेम साइंस का रिवीजन करना है। साइंस ही हमने पढ़ा है, ज़्यादा नहीं पढ़ा है, 4 चैप्टर पढ़े हैं, चारों चैप्टर का अच्छे से रिवीजन कर लेना है। उसके बाद रीजनिंग में कल टेबल वगैरह हम लोग याद कर रहे थे, तो उनको देख लेना था, हमको याद नहीं करना था, बस कॉपी में लिख लेना था 2-4 बार। तो आज हम लोग सही तरीके से रीजनिंग शुरू कर रहे हैं। बस डेली के एक एक चैप्टर लेंगे, उसके 30 क्वेश्चन लगा लेना, बस हो गया। ज़्यादा कोई क्वेश्चन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 30 क्वेश्चन कहीं से भी ओपन करके लगा लेना। कोडिंग डिकोडिंग के 30 क्वेश्चन लगा लेने हैं, क्योंकि ये हमारा रेलवे में आने वाला है और रेलवे में हमारा टारगेट है 25/25। किसी भी हालत में हमको इतने नंबर लाने ही लाने हैं रीजनिंग में। उसके ये कर लो जितना बता रहा हूँ, 100% 25/25 आ जाएंगे। एक आधी कोई क्वेश्चन होगा छूटेगा, बाकी पूरे क्वेश्चन 100% बन जाएंगे। उसके बाद करंट अफेयर में कल हमने जुलाई का 1 जुलाई से 7 जुलाई तक का करंट अफेयर देख लिया था। आज हमको 7 जुलाई से 14 जुलाई तक का करंट अफेयर देख लेना है। तो वो भी वीकली कंपाइलेशन। डेली कंपाइलेशन इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि डेली कंपाइलेशन में बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं और वो चीज़ें फिर कंप्लीट नहीं हो पाती हैं। तो डेली के अगर हम नोट्स भी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा बड़े नोट्स बन जाते हैं, इसलिए हम लोग छोटी छोटी चीज़ें करेंगे। वीकली करेंगे, उसके बाद मंथली करेंगे, तो पूरी चीज़ें कवर हो जाएंगी, कुछ भी चीज़ नहीं छूटेगा। उसके बाद आते हैं हमारे, जैसे ही हम लोग ये कवर कर लेंगे उसके बाद फिर अपने एडिशनल काम है, एडिशनल जो भी हम अपने टास्क ऐड करना चाहते हैं वो भी हम ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं आज की क्वेरीज पे। तो आज की सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली क्वेरी ये है, एसएससी जेई और आरआरबी जेई इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है ना। उसके बाद फिर सेकंड क्वेरी है हमारी, एसएससी जेई मेंस करूं या आरआरबी जेई प्री की। तो ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो एसएससी जेई और आरआरबी जेई दोनों को अगर कंपैरिजन किया जाए तो एसएससी जेई केवल कुछ डिपार्टमेंटों में बेस्ट है। एसएससी जेई की अगर बात करी जाए तो कुछ डिपार्टमेंटों में बेस्ट है, जैसे कि CPWD, MES, CWC को अगर नहीं भी लें तो MES और CPWD के लिए बेस्ट है। इसके लिए मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो आरआरबी में सिलेक्ट हो चुके हैं, जेई की पोस्ट पर 2019 में जो सिलेक्ट हो गए थे, उसके बाद भी वो एसएससी जेई का एग्ज़ाम दे रहे थे, क्योंकि उनको वहाँ पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा पड़ रहा था और उनके हिसाब से इन दोनों डिपार्टमेंट में जाना इससे भी बेस्ट है। और उनके हिसाब से क्या, किसी के भी हिसाब से CPWD तो सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट है, उसके बाद MES, तो SSC, ये दो डिपार्टमेंट हैं, ये सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट है। वर्कलोड पड़ता है पर इज्जत जो और बहुत सारी चीज़ें रहती है मायने रखती है, वो इनमें बहुत ज़्यादा है। भले आरआरबी में हमको फैसिलिटी मिल जाती है, पर एसएससी में भी फैसिलिटी मिलती है, वही चीज़ बस केवल घूमने का ही रहता है जो टिकट वगैरह वाला है, बाकी चीज़ें एसएससी में और ज़्यादा फैसिलिटी मिल जाती है। तो एसएससी और आरआरबी की अगर तुलना की जाए तो एसएससी जेई वैसे ही बेस्ट है। बीआरओ वगैरह, बीआरओ, CWC, NTRO, ये सब डिपार्टमेंट अलग कर दिया जाए तो दो डिपार्टमेंट बहुत ही बेस्ट हो जाते हैं और इन्हीं में अच्छी खासी वैकेंसी आ जाती है। इस बार 400+ इसमें वैकेंसी है, इसमें भी 400+ वैकेंसी है, तो कम वैकेंसी नहीं आती है, अच्छी खासी वैकेंसी अब ये भी आ रही है। उसके बाद फिर एसएससी जेई मेंस की करूं या आरआरबी जेई प्री की। देखो एसएससी जेई मेंस अगर लग रहा है कि हो जाएगा तो एसएससी जेई मेंस की करने में फ़ायदा है। क्यों फ़ायदा है, क्योंकि अभी जो आरआरबी जेई प्री है उसको होने में दिसंबर से जनवरी का टाइम लग जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है और उससे पहले ही अपना एसएससी जेई का मेंस हो जाएगा। तो इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, सीधे एसएससी जेई मेंस की तैयारी करो और जैसे ही एसएससी जेई मेंस का पेपर होता है उसके दूसरे दिन से आरआरबी जेई की तैयारी करने लग जाना। देखो तैयारी हमको तब तक नहीं रोकनी है जब तक कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक कि हमारे पास ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता है।
ज्वाइनिंग लेटर में जब तक मुझे अपना नाम देखने को नहीं मिल जाएगा तब तक मुझे तैयारी करती रहनी है, तभी सिलेक्शन होगा। अगर हम लोग सोच लेंगे कि नहीं अब तो सिलेक्शन हो ही जाएगा करके और हम तैयारी ना करें तो कुछ भी नहीं होना है, टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं होता है। उसके बाद फिर कैलकुलेटर से प्रैक्टिस कैसे करें? देखो, जो मैं ईएस के क्वेश्चन बताता हूँ उसमें हम लोग न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आईसीडी एईजेई की बुक है उससे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं उसको हमको करना है। अगर सिंपल हो जाते हैं तो ठीक है, अगर कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है तो कैलकुलेटर अभी हम लोग मोबाइल में अपने कैलकुलेटर डाउनलोड कर लेंगे, उससे कर लेंगे वर्चुअल कैलकुलेटर से, ताकि उस कैलकुलेटर की हमको प्रैक्टिस हो जाए और अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे जल्दी जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 घंटे मिलते हैं आराम से, 2 घंटे मिलते हैं आराम से, तो उसमें 100 क्वेश्चन करने हैं। और 100 क्वेश्चन में पूरे क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल रहेंगे नहीं, न्यूमेरिकल मुश्किल से 15 से 20 क्वेश्चन रहेंगे, तो उन क्वेश्चनों को आराम से अपन कर सकते हैं, तो वो टाइम मैनेज हो जाता है। उसके बाद फिर शेड्यूल क्या होना चाहिए? शेड्यूल क्या होना चाहिए? देखो, शेड्यूल ये होना चाहिए कि सबसे पहले मुझे मॉर्निंग में उठना है, 5, 6, 7 ये टाइम मैंने कही उठने की, अपने अकॉर्डिंग कोई भी टाइम मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद उठने के बाद मुझे सबसे पहले ये देखना है कि मेरे क्या क्या इंपॉर्टेंट काम है जो मेरे बगैर नहीं हो सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट काम मुझे एक लिस्ट में लिख लेने हैं। उसके बाद फिर मुझे अपने टास्क स्टार्ट कर देने हैं। टास्क स्टार्ट करने से पहले देखो, चीज़ें रिवाइज़ करना सबसे पहले ज़रूरी रहता है, लेकिन हम लोग डेली बेसिस पूरी चीज़ें रिवाइज़ नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, मुश्किल से 1 से 2 घंटे हम लोग लेंगे रिवाइज़ का, जो हमने पुराना पढ़ा है। जैसे कि कल मैंने फ्लाइंस सेक्शन पढ़ा, तो फ्लाइंस सेक्शन मैं फटाक से देख लूँगा इस टाइम पे। उसके बाद फिर जो मैंने साइंस पढ़ा उसके क्वेश्चन देख लूँगा, अगर मुझे अरबी जेई वगैरह की अभी करनी है, और अगर मैं मेंस लिख रहा हूँ तो मैं अभी केवल टेक्निकल पे फोकस करूँगा, तो टेक्निकल की जो चीज़ें हैं वो मैं देख लूँगा। क्वेश्चन नहीं देखूँगा, थ्योरी में देख लूँगा, ताकि वो थ्योरी मेरी फटाक से रिवाइज हो जाए। और जैसी थ्योरी रिवाइज हो जाती है उसके बाद फिर मैं अपना टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ना चालू कर दूँगा। उसके बाद टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ना चालू किया, 10-11 बजे तक मेरा टेक्निकल सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर अपना नहा धो लिए, एक मतलब एक सब्जेक्ट के टेक्निकल के चैप्टर हो जाएंगे। उसके बाद नहा धो लिए, उसके बाद फिर अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग गए। दोपहर में क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, अगर थोड़ा देर रेस्ट लेना है तो रेस्ट ले लिए। उसके बाद फिर शाम को 3-4 बजे 5 बजे अपन घूमने चले गए, या फिर शाम को 4-5 बजे फिर से पढ़ने बैठ गए। उसके बाद फिर जैसे ही 6-7 बजे दूसरा सब्जेक्ट खत्म हुआ, उसके बाद फिर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। इस तरीके से करना पड़ेगा। और अगर जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं तो 2 सब्जेक्ट लेके चलो, 2 सब्जेक्ट निपटा दिया, उसके बाद 2 सब्जेक्ट क्वेश्चन कर लिए, इधर 2 सब्जेक्ट शाम कर दिया, उसके क्वेश्चन कर लिए। तो इस तरीके से करोगे तो चीज़ें जल्दी कवर हो जाएंगी। और अगर इस तरीके से नहीं करोगे तो फिर मेंस का डेट भी आ जाएगा और फिर टाइम नहीं मिलेगा। देखो, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 1 मंथ से ज़्यादा नहीं जाएगा मेंस का जो डेट आएगी वो, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है और फिर एसएससी वैसे ही लेट हो चुका है और सारी चीज़ें रीशेड्यूल कर रहे हैं। देखो, तो अभी तो रिजल्ट आया ही नहीं है ना, वही तो मैं बताना चाह रहा था कि रिजल्ट आने में ही टाइम लगेगा। रिजल्ट अगस्त तक आएगा, या फिर अभी जैसे हम लोगों ने आंसर की देखी थी, उस आंसर की के बाद या फिर उसके साथ भी रिजल्ट आ सकता है। तो वो आंसर की खुद 8 तारीख तक आ रही है। तो अगर कम से कम टाइम भी देता है एसएससी तो 28 दिन तो देगा ही देगा, कम से कम 20 दिन भी दिया था, लेकिन उस टाइम पे लिखित वाला मेंस था, ये वाला ऑब्जेक्टिव वाला मेंस है, इसमें ज़्यादा टाइम देगा वो। तो इसी तरीके से मुझे करना है। उसके बाद फिर एसएससी जेईई मेंस का कट ऑफ कितना जा सकता है? देखो, पिछली बार जो गया था 335 से 340 के बीच में गया था सीपीडब्ल्यूडी का जनरल का कट ऑफ। तो मुझे इस तरीके से चीज़ें करनी पड़ेंगी कि मैं उस कट ऑफ के रेंज में आ जाऊँ, क्योंकि अभी भी कट ऑफ जो है वो उसके पास ही जाएगा, उससे ज़्यादा भी जा सकता है, लेकिन मुझे उस तरीके से करने पड़ेंगे ताकि 335 से 340 लाया जा सके। और देखो, जो कट ऑफ है वो 5-10 नंबर ही ज़्यादा जाएगा, उससे ज़्यादा जा ही नहीं सकता है, क्योंकि 1700 पोस्ट हो गई है। पहले तो 1300 पोस्ट ही थी, तो पिछली बार के मुकाबले में ज़्यादा पोस्ट है, तो कट ऑफ तो कम जा सकता है, भूलने को हो सकता है, लेकिन कम नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ईजी थी, मॉडरेट ईजी नहीं कह सकते, मॉडरेट लेवल की थी। जिसने पढ़ा था उसके लिए तो हर कुछ ईजी रहता है, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए उससे पूछोगे तो हार्ड ही बताएगा। तो चीज़ें मॉडरेट लेवल की थी, तो कट ऑफ जैसे कि 100 हार्ड गया था पिछली बार, तो उसमें 5 नंबर और जोड़ दो या फिर 10 नंबर जोड़ दो, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है, उसके आसपास ही रहेगा रेंज में। 2-3 नंबर भी रेंज हो सकता है, कम तो नहीं होगा, लेकिन उसके आसपास रह सकता है। तो इस तरीके से चीज़ें हो जाएंगी। तो अच्छे से तैयारी करनी है। अगर मान लो कि मेरे 110 कट ऑफ गया और 335 लाने हैं सीपीडब्ल्यूडी के लिए, हम उसी को मेन टारगेट करते हुए चलेंगे, क्योंकि सीपीडब्ल्यूडी को फोकस करके चलोगे तो सारे डिपार्टमेंट मिल जाएंगे। तो अगर इसको ही देखा जाए, उल्टा लिख दिया मैंने, 335 110, तो 5 2 2 225 नंबर लाने पड़ेंगे। अब 225 नंबर लाने हैं, एक क्वेश्चन मेरा होगा 3 नंबर का, तो 75 क्वेश्चन करूँगा तो मेरे
225 नंबर आ जाएंगे। तो क्या मैं 75/75 करूँगा तो क्या पूरे सही हो जाएंगे? क्या नहीं होंगे। मुझे इस मतलब कि 75/75 करूँगा तो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कम से कम इतने गलत तो होंगे ही होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 गलत होने के भी चांसेस है। इसलिए मुझे कोशिश करनी है कि एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ में 80% से ऊपर 80 to 85 क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँ, जिसमें 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 5 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ये चलता है। चलो इसके अलावा 75 क्वेश्चन भी सही हो जा रहे हैं, उधर पे 15-20 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तब भी चल रहा है, लेकिन मतलब 75 क्वेश्चन तो मुझे सही करने पड़ेंगे ना किसी भी हालत में। अगर जस्ट कट ऑफ क्लियर कर रहा हूँ तो, अगर नहीं कर पा रहा हूँ तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें क्या है, सिविल में 100% मार्क्स तो नहीं खींच सकते हम, लेकिन 70 to 80% मार्क हर कोई खींच सकता है। तो कोशिश यही करनी है कि 80% मार्क्स ही कवर करने की कोशिश करना है, और इसके लिए हम लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें हमारे कंट्रोल में आ जाएंगी और चीज़ें हम लोग को बनने लग जाएंगी। बस उसका एक ही इलाज है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, बस हो गया। थ्योरी पढ़ो, प्रैक्टिस करो, थ्योरी पढ़ो, प्रैक्टिस पढ़ो। अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग टेस्ट देना चालू कर देंगे। जैसे ही हमारा प्री का रिजल्ट आएगा उसके बाद डेली हम लोग टेस्ट देना चालू कर देंगे। देखो डायरेक्ट टेस्ट दे कोई फायदा नहीं। लोग बोलते हैं मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो। भाई जब पढ़े ही नहीं हो तो मॉक टेस्ट देने का क्या फ़ायदा, ये बताओ। जो चीज़ें तुमने पढ़ी नहीं है टेस्ट में वैसे ही गलत कर दोगे या फिर उसमें तुक्के मारोगे तो वो तो गलत हो ही रहा है ना। तो मतलब क्या निकल रहा है ये बताओ मेरे को। अगर पढ़े हो उसके बाद टेस्ट दे रहे हो तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन नहीं पढ़े हो टेस्ट दे रहे हो तो बेवकूफ़ी है, उससे बड़ा कुछ नहीं है वो। हाँ सीधी सी बात है। जब हमने वो चीज़ें पढ़ी नहीं है तो पेपर में हमको बनेगी नहीं, हमको वो छोड़ना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा या फिर तुक्के मार दो। दो ऑप्शन रहते हैं हमारे पास में, तुक्के हमारे हमेशा गलत होंगे। कभी कभार एक दो चार लग गया तो लग गया, बाकी तो गलत ही हो रहे हैं ना। तो हमारा जो नॉलेज है वो कैसे चेक हुआ टेस्ट में, कोई कोई मतलब ही नहीं निकला। लेकिन अगर हम लोग ने पढ़ लिया है, जैसे कि हम लोग ने सॉइल पढ़ लिया, सॉइल में हमने सारे चैप्टर नहीं पढ़े हैं, सॉइल के 10 क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन में मुझे 8 क्वेश्चन बन रहे हैं, वो जो मेरे पढ़े हुए हैं 2 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उसको मैं देख लूँगा। लेकिन अगर मैंने सॉइल पढ़ा ही नहीं है, अब मैं 10 के 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने गया, कभी कि मैंने पहले पढ़ा था 2 क्वेश्चन मेरे को बन गए फार्मूले के, बाकी मैंने तुक्के मार दिए, उसमें से 2 क्वेश्चन और सही हो गए, 4 क्वेश्चन मेरे सही हो गए और 6 क्वेश्चन गलत हो गए। अब 6 का 1/3 अगर कर दिया जाए तो 2 ही नंबर आए मेरे। तो इससे अच्छा मैं 2 ही अटैम्प्ट करता ना जो मेरे को बन रहे थे, तो नंबर तो वही हुए ना, मतलब ही क्या निकला। तो इसलिए क्या है कि टेस्ट में हम लोग को नंबर गेन से मतलब नहीं है, टेस्ट में हमको नॉलेज चेक करना है। नॉलेज चेक तो ऐसे होगी जब हम सारी चीज़ें पढ़ देंगे उसके बाद टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे, तब है मतलब। बिना पढ़े टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है, नेगेटिव में जाओगी और फिर फालतू फ्रस्ट्रेशन होता है। और टेस्ट भी देते हैं अपन, जैसे कि लगता है पढ़ा पढ़ा है, लेकिन क्या एग्जैक्ट पता है, नहीं पता है तो उसको मार्क कर लो, उसको अटैम्प्ट कर दो भले कन्फ्यूजन वाले को। उसमें गलत होगा कोई दिक्कत की बात नहीं, उसको हम देख लेंगे, वो याद हो जाएगी। लेकिन जो हमने पढ़ी ही नहीं है, अब जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे एग्रीगेट के ग्रेड के बारे में। एग्रीगेट 4 ग्रेड होते हैं। अब 4 ग्रेड में रेंज कहाँ से कहाँ होती है ये मुझे नहीं पता है। अब मैंने तुक्के मतलब पर पता है कि 4 होते हैं तो इसमें मैं अटैम्प्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं कि 4 ग्रेड होते हैं तो फिर उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का क्या मतलब, तुक्के ही मारने पड़ रहे हैं ना मेरे को। तो इस तरीके से मेरे को बिल्कुल भी नहीं करना है, पहली चीज़ें पढ़ देनी है उसके बाद ही अटैम्प्ट करना है। इसलिए मैं अभी अटैम्प्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। और फिर एक चीज़ ध्यान रखो कि कोई भी तुम्हारा साथ देने नहीं आएगा, तुमको खुद अपना साथ खुद देना पड़ेगा। बाद में भी कोई साथ नहीं देता है। मूवियों में जो भी चीज़ दिखाई जाती है सब बेवकूफ़ी रहती है। मैंने देख लिया लोगों को, ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो सोच नहीं सकते हो। जैसे कि 12th फेल मूवी में सीधा बोलता है कि एक की जीत थी तो सबकी जीत होगी, ऐसे हम लोगों ने भी किया था। हम लोग भी बोलते थे कि एक की जीत होगी, सबकी जीत होगी। लेकिन आज के दिन ऐसा टाइम चल रहा है कि वो मेन कॉल करने की बारी आती है तो उधर से कॉल ही नहीं कर रहा है कोई, यहाँ कॉल करो तो दोस्त बोलने लग जाते हैं कि बाद में कॉल करता हूँ, और कॉल ही नहीं उठा रहे हैं, ये चक्कर चलता है। हाँ अब सोच लो, वो तो मूवियों में अच्छा लगता है कि नहीं अपने दोस्त को फ़ोन कर रहे हैं, सोचते हैं कि नहीं जैसे मेरा दोस्त आईएएस बन गया उसको कॉल करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ तो उस लेवल पे भी नहीं पहुँचे हैं दोस्त, तो भी ऐसा पता नहीं क्या हो गया है कि ना कोई बात कर रहा है ना कुछ नहीं कर रहा है। तो वही है, बेरोज़गार रहोगे तो कोई तुम्हारा साथ देने नहीं आएगा, सीधी सी बात ये है। और अगर तुम सक्सेसफुल रहोगे तो हर कोई तुमसे बात करेगा, तो तुम्हारा साथ देने कोई नहीं आएगा, तुमको खुद अपना साथ देना पड़ेगा और अपनी चीज़ें खुद से ही मैनेज करनी पड़ेंगी। ये चीज़ मैंने देख ली बस। वही सब एक जैसे नहीं होते हैं, एक दो लोग ऐसे निकल जाते हैं जो अच्छे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों की मेंटेलिटी यही है कि बस अपना सिलेक्शन हो गया उसके बाद फिर सामने वाले से कोई मतलब नहीं रहता है। बस कभी कभार बात कर लिया, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाता है लोगों को, ना कोई बात करता है और ना कोई। ज़रूरी नहीं है कि तुम उसी मुद्दे पर बात करो, तुम काम के लिए भी फ़ोन लगाओगे तो भी कोई बात नहीं कर रहा है। तो वही बात है ना, फालतू कॉल करने का टाइम तो किसी के पास भी नहीं है। काम के लिए ही कॉल करता है आजकल आदमी, जब काम पड़ता है तभी कॉल करता है। लेकिन जब काम पड़ता है तब भी और रेगुलर बेस पे भी अगर कॉल करोगे तब भी कोई बात नहीं कर रहा है ना कुछ कर रहा है। एक की जीत से सबकी जीत नहीं होती है, एक की जीत से खुद की जीत होती है, हो गया। खुद का सिलेक्शन होता है, खुद का चीज़ें देखते हैं लोग और खुद निकल लेते हैं। इसलिए लोगों के बारे में सोचना ही बंद कर दो कि कौन क्या सोचेगा, क्या होगा, मैं जेई बन जाऊँगा, एई नहीं बन पाया, मैं आईएएस नहीं बन पाया, ये चीज़ें नहीं होती। स्टेबिलिटी पहले लाइफ में लाओ, उसके बाद जो बनना है बनो, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। तो वही बता रहा हूँ, कोई साथ देने नहीं आता है, अपना साथ अपने खुद देना है, अपना सिलेक्शन अपने खुद लेना है। तो इसी तरीके से अपन लोग लगे रहते हैं। बिल्कुल अपना सिलेक्शन होगा उसके बाद जिसको जो करना है करने दो, अपन को अपने से मतलब है।
तो बिल्कुल लगे रहो, 100% सिलेक्शन होगा। मिलते हैं न्यू टास्क के साथ में। ओके।